जयपुर से ये खबर है। सवाई माधोपुर में शिक्षिका की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा मुद्दा, पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने की जांच के आदेश करके तीसरी। सच पे धड़क ने 7 नवंबर 2025 को उठाया था पूरे मामले को। उसी दिन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी किया था पत्र। पूरे मामले को लेकर सच पे धड़क लगातार ले रहा है फॉलोअप्स और अब मामले में जिला शिक्षा अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। बीकानेर में उच्च अधिकारियों को जांच के लिए पत्र लिखने का यहां पर दावा किया जा रहा है। वहीं 2 दिसंबर को सच पे धड़क से बातचीत में शिक्षा अधिकारी ने कही थी जांच बीकानेर भेजने की बात। पूरे मामले को लेकर अब 2.5 महीने का समय बीत चुका है। लगातार संपर्क करने के बावजूद अधिकारी द्वारा यहां पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। क्या पूरे मामले में यहां पर जांच को दबाने की कोशिश हो रही है, सबसे बड़ा प्रश्न। तो सवाई माधोपुर में शिक्षिका की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा ये मुद्दा है। पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश जो दिए थे मात्र फॉर्मेलिटी नजर आ रहे हैं। सच पे धड़क ने 7 नवंबर 2025 को इस पूरे मामले को उठाया था और उसी दिन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया था पत्र। और अब तक इस जांच में कोई भी नया अपडेट सामने नजर नहीं आ रहा है। एक शिक्षिका की योग्यता पर गंभीर सवाल जब खड़े हुए थे, उसके बाद इस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे और अभी तक इस मामले में अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए हैं। कुणाल, समय रहते जिनके कंधों पर दायित्व होता है यानी मीडिया के माध्यम से सवाल तो खड़े किए जाते हैं, आपके माध्यम से एक शिक्षिका की योग्यता पर प्रश्न खड़ा किया गया था, लेकिन ये बड़ी ही हैरानी की बात है और शर्म की बात है कि जांच के नाम पर फॉर्मेलिटी हो रही है, इस तरीके से कार्य हो रहा है, जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ये देखिए तो यह महज एक शिक्षिका की योग्यता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, क्योंकि विधानसभा में 2022 का ये पूरा मामला है जब ये लगा था कि भारतीय पुनर्वास परिषद से जो भी अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं जो सरकारी सेवा में लगे हों उनकी जानकारी मांगी गई थी। ऐसे में सवाई माधोपुर के द्वारा एक शिक्षिका की जो है गलत जानकारी यहाँ पर भेजी गई। जब सच पे धड़क के हाथ इस पूरे मामले में जानकारी लगी और हमने इन जानकारी की पड़ताल की तो हमने पाया कि जो RCI नंबर है वो शिक्षिका का जो है पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। यानी कि जब RCI नंबर जो, क्योंकि ये जो शिक्षिका है जब इसने सरकारी परीक्षा दी होगी तो उसमें ये बकायदा लिखा होता है कि आपका RCI से आपकी जो डिग्री है वो अप्रूव होनी चाहिए। ऐसे में जब 2018 की डिग्री इन्होंने लगाई तो पश्चिम बंगाल के नाम के व्यक्ति का जो RCI नंबर है वो यहाँ पर लगाया। हमने इसकी पड़ताल की। इस पूरे मामले को लेकर 7 नवंबर को सच पे धड़क ने खबर चलाई थी और खबर चलाने के बाद हमने जो DO है सवाई माधोपुर देवीलाल मीणा उनसे बातचीत की थी। उन्होंने सेम डे ही इसमें आदेश कर दिए थे, लेकिन आदेश करने के बाद अब तक, क्योंकि आप ये देखिए 7 नवंबर को हमने खबर चलाई थी, 7 नवंबर 2025 को, और जनवरी 2026 जो है आ गया है और अब तक जो है इस पूरे मामले पर जो है कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, ना इस पूरे मामले की जांच ढंग से हो पाई है। जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि हमने जो है इस पूरे मामले पर पत्र लिखा है बीकानेर को, लेकिन बीकानेर से अब तक हमारे पास रिप्लाई नहीं आया है। लगातार हम अब DO से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो जवाब है वो हमारे को यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार जो है चाहती है कि फर्जीवाड़े पर एक्शन हो, लेकिन इस तरह से अधिकारी जिस तरह से अपनी कोताही बरत रहे हैं जांच करने पर, ये काफी गंभीर सवाल खड़ा होता है। ये महज एक शिक्षिका का मामला नहीं है, ये विधानसभा में गलत जानकारी प्रस्तुत करने का भी मामला है। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब लगातार एक के बाद एक का पर्दा ऐसे परतों से उठ रहा है जहां पर कहीं ना कहीं मिलीभगत भी है और इस मामले को दबाने की कोशिश भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। झालावाड़ से खबर है अब, जहां पर पूर्व CM वसुंधरा राजे ने आज निष्कलंक महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के तहत शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पंचामृत से अभिषेक किया। वहीं पूर्व CM ने मंदिर में करीब 30 मिनट तक पूजा अर्चना कर सांसद दुष्यंत सिंह पदयात्रा के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहूर समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। तो निष्कलंक महादेव मंदिर पहुंची पूर्व CM वसुंधरा राजे, यहां पर पूजा अर्चना करती नजर आई। शिवलिंग पर जल एवं पंचामृत से अभिषेक करती नजर आई।
मंदिर में 30 मिनट तक वसुंधरा राजे ने यहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। जोधपुर में 1 फरवरी को यूजीसी कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल पारीक ने बताया कि हाल ही में यूजीसी में किए गए बदलाव हिंदू समाज को वर्गों में बांटने का प्रयास है, इसलिए ये कानून काला है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में ब्राह्मण, ओबीसी, एससी, एसटी, बनिया, जैन, माहेश्वरी समेत 36 कौम के लोग शामिल होंगे और इसे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। करनी सेना के संभाग प्रभारी मानसिंह मेड़तिया और ब्राह्मण महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष हस्तिमल सारस्वत ने भी समर्थन जताया और चेतावनी दी कि कानून पर ध्यान नहीं देने पर भविष्य में मतदान बहिष्कार जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ अधिवक्ता, सामाजिक संगठन और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि मौजूद थे। अभी केंद्र सरकार द्वारा 13 जनवरी को जो पारित किया था, यूजीसी के अंदर कुछ प्रावधान चेंज किए थे समानता के नाम पर, तो ये समानता के नाम पर अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है, जिसमें हमारे सभी हिंदुओं को विभाजन करने का कार्य किया है इस काले कानून के लिए। तो इस हम काले कानून का विरोध करते हैं। हम लोग तो 36 कौम को साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं। हम किसी जाति के विरोधी नहीं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं, लेकिन हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि क्या सवर्ण हम लोग जो है हमारे बच्चों का गला घोटते हैं जन्मदिन, क्योंकि ये कानून तो ऐसा ही कहता है। कानून के खिलाफ में जो युवाओं में जो आक्रोश है और जिस ढंग से युवा सड़कों पर उतर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में, उससे लगता है कि सरकार काफी कुछ हिल चुकी है। और इससे ज्यादा क्या मिलेगा, यूपी के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया इस कानून से नाराज होकर, इस कानून के विरोध में। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता कि एक सर्वण समाज में कितना विरोध है, किस ढंग से समाज को बांटा जा रहा है। और हमें समय रहते अगर सरकार ने पाली के बाली से खबर है, जहां पर देसुरी नाल क्षेत्र में बुधवार दोपहर 2 बाइकों के बीच टक्कर का मामला सामने आया है, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार दंपति आगे जा रहे थे, तभी पीछे से तेज गति से आ रही दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकें सड़क पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गईं। इस हादसे में एक युवक के पैर में फ्रैक्चर हो गया, वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवक के सर, मुंह और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी डॉक्टर अजीत सिंह राव मौके पर पहुंचे और घायलों को देसुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं देसुरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर नगरपालिका गढ़ी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणाधीन बिल्डिंग को सीज कर दिया। ये कार्रवाई गढ़ी नगरपालिका क्षेत्र में बेड़वा बस स्टैंड के पास की गई है, जहां पर बोहरा समाज द्वारा सरकारी जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर निर्माण किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि जमीन के संबंध में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर पट्टे हासिल किए गए थे। जांच के बाद कुल 5 पट्टों में गंभीर फर्जीवाड़ा पाया गया है, जिसमें नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी उजागर हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिका गढ़ी ने करोड़ों रुपए की इस अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया है। इस वक्त मैं बांसवाड़ा जिले के गढ़ी प्रतापपुर नगरपालिका क्षेत्र के अंदर में खड़ा हूं। अगर आप मेरे पीछे आप देखते हैं तो ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर काफी लंबे समय से चल रही थी। यहाँ पर आरोप थे, लगातार इसकी शिकायतें हो रही थी, जिला कलेक्टर को हुई, एसडीएम को हुई कि ये जो भूमि है वो श्री सरकार की भूमि है। यहाँ पर नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से यहाँ पर है वो फर्जी तरीके से यहाँ पर पट्टे जारी यहाँ पर किए गए। लेकिन आखिरकार इस पर लगातार हो रही शिकायतों पर कहीं ना कहीं प्रशासन एक्शन के अंदर में आया है और आखिरकार ये जो बिल्डिंग है इसको यहाँ पर सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका गढ़ी की ओर से यहाँ पर इस बिल्डिंग को सीज किया गया है और यहाँ पर सीज करने के बाद के अंदर में अगर आप देखेंगे तस्वीरों के अंदर में ये बिल्डिंग सीज की तारीख भी लगाई हुई है और ताला भी यहाँ पर लगाया हुआ है, ताकि इस बिल्डिंग को कोई जब तक कोई न्यायालय से कोई इसका कोई आदेश नहीं आ जाए तब तक ये पूरी बिल्डिंग है इसको ऊपर में रोक लगेगा। कुछ लोग हमारे साथ के अंदर में, उनसे बात करेंगे। ये जो जमीन है क्या प्रकरण था? पिछले 1 वर्ष से विविध संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। श्रीमान एसडीएम महोदय और कलेक्टर महोदय साहब को भी समय समय पर हमने, जब 1 फ्लोर की बिल्डिंग बनी थी तब से हमने विरोध किया जा रहा था, फिर भी सबकी मिलीभगत से ये कार्य यहाँ 3री मंजिल तक पहुँचा और आखिरकार नगरपालिका ने कल इस बिल्डिंग को सीज कर दिया। इसके लिए हम ये सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी जांच कर इस निर्माण को रोका जाए और बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाए।
देखिए, आपकी जो शिकायतें थी, शिकायत पर कहीं ना कहीं प्रशासन है वो एक्शन के अंदर में सील लगा दी। किस तरीके से देखते हैं प्रशासन की इस कार्रवाई को? देखना चाहिए उनको भी, ये भाई सिटी सरकार पे काम ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है, या नगर परिषद नगर पालिका के कर्मचारी को मिलीभगत हो सकती है मिलीभगत, तो ही हुआ इतना निर्माण, ये तो होना नहीं चाहिए था ऐसा। तो देखिए, पिछले काफ़ी टाइम से इसकी शिकायत हो रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, यहाँ पर ये जो एक बिल्डिंग चीज का यहाँ पर नगर पालिका घड़ी प्रतापपुर द्वारा 4 बजे यानी 27 तारीख को यहाँ पर एक नोटिस छपा किया गया है और यहाँ पर जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी उसको यहाँ पर रोक लगा दी गई है। अगर आप मेरे पीछे आप देखते हैं तो ये यहाँ पर प्रशासन की ओर से ये ताला है, सील लगा दी गई है। उसके बाद के अंदर में जो पूरे भवन है इसको सीजिंग कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यही है कि इस भवन से जुड़े हुए कागजात और इस जमीन से जुड़े हुए कागजों की जांच होगी और जांच के अंदर में जब अगर दोषी पाए जाएंगे तो इसके बाद के अंदर में इस बिल्डिंग को भी ध्वस्तीकरण का काम है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हुए हैं दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य अधोसंरचना पर चर्चा होगी। केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करने वाले हैं सीएम भजनलाल शर्मा। शहरी विकास, मेट्रो और ऊर्जा परियोजनाओं पर अहम बातचीत होगी। दिल्ली दौरों से राजस्थान को मिल रही है विकास की सौगातें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मेहनत से प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं विकास के नए आयाम और अब इसी विकास की गाथा को आगे और लिखने के लिए लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्र सरकार के संपर्क में रहते हैं और आज मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली के लिए सीएम भजनलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय मंत्री हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात का दौर, साथ साथ लाल सिंह, राजस्थान के विकास में और ज्यादा बढ़ोतरी हो, राजस्थान के विकास में केंद्र सरकार का सहयोग मिले, इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दिल्ली के दौरे करते हैं। और क्या अपडेट मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल नंदिनी, फोकस यही है कि राजस्थान को कैसे आगे बढ़ाया जाए और खासकर वो योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार के साझा समन्वय से प्रदेश में चल रही हैं, उन योजनाओं को जल्दी बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक उन योजनाओं को कैसे मजबूत किया जाए। लिहाजा चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे सड़क तंत्र को मजबूत करने की बात कर लें, चाहे पेयजल तंत्र को मजबूत करने की बात कर लें, इन तमाम जो जन से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे जन से जुड़े जो योजना है, उन पर उनका फोकस है। और लगातार दिल्ली हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात प्रदेश के लिए लाते हैं। तो आज भी बड़ी सौगात प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लाएंगे। मनोहर लाल खट्टर से उनकी मुलाकात होगी, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी और कई मंत्रियों और पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी उनसे भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। फिलहाल 2 मंत्रियों से मुलाकात करने का जो शेड्यूल है उनका तय हो चुका है और मकसद यही है नंदी कि कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो अंत्योदय की भावना के साथ भजनलाल सरकार काम कर रही है प्रदेश में, कि अंतिम खड़े व्यक्ति को न्याय मिल सके, वो समानता के साथ वो आगे बढ़े। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में जब व्यक्ति को मौका मिलता है तो आगे बढ़ता है। और चूंकि जब सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलते हैं तो उनको अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। यही सरकार का काम भी है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। कहीं जब कोई सरकार है तो एक व्यक्ति को एहसास होता है कि सरकार मेरे साथ न्याय करेगी, मैं अगर मेहनत करूंगा उसका परिणाम मुझे मिलेगा, मैं कहीं किसी क्षेत्र में अगर रोजगार चलाना चाहूंगा तो मुझे कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकार मेरे साथ है। इस भाव के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज तमाम सौगातों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से वापस प्रदेश में आएंगे। 2 मंत्रियों से मुलाकात है और बाकी 5 पदाधिकारियों से मुलाकात के कार्यक्रम रहेंगे। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, साथ ही साथ मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात होनी है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर जगदलपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। ईमेल के जरिए दी गई धमकी के बाद जिले के एसपी शलभ कुमार सिन्हा स्वयं जिला न्यायालय परिसर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया और कोर्ट के बाहर मौजूद वकीलों और अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। सूचना मिलते ही मौके पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता पहुंच गया था, जो पूरे परिसर की गहन जांच कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी बिलासपुर, राजनांदगांव समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों के न्यायालयों को इसी तरह बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं,
जिससे प्रशासन पहले से सतर्क है। BDS टीम तत्काल भेजा गया और जितने भी न्यायालय परिसर है और न्यायालय के अलग अलग कक्ष हैं उसमें बारीकी से अलग अलग जहाँ उपस्थित लोगों को निकाल करके उसमें BDS टीम के द्वारा लगातार चेकिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें अभी तक इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध वस्तु या स्फोटक पदार्थ या बम बरामद नहीं हुआ है। और उसको एहतियातन और जितने भी न्यायालय परिसर में लोग थे उनको अलग से सेपरेट किया गया था और उस हिसाब से न्यायालय की कार्रवाई बाधित भी ना हो और पृथक पृथक रूम में चेकिंग करके उसमें चेकिंग की गई है। अभी तक सभी सुरक्षित हैं और जो अज्ञात मेल आया है उसके संबंध में साइबर सेल के माध्यम से अज्ञात आरोपियों को विधिवत पतासाजी किया जा रहा है, जिसमें आगे। अलवर के रामगढ़ में खुकार बंदरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं और सैकड़ों लोग हमलों का शिकार हो चुके हैं, जिनमें गंभीर रूप से घायल दिनेश चौहान और एक स्कूल का बच्चा भी शामिल है। नाराज कस्बेवासी बुधवार को नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर घेराव और नारेबाजी करते नजर आए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने 4 दिन में बंदरों को पकड़ने वाली टीम नहीं बुलाए जाने पर पूरे बाजार को बंद करने की चेतावनी दी। पूर्व सरपंच महेंद्र कृष्णन और समाजसेवी जयराम मीणा ने नगर पालिका पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीण और नागरिक इस दौरान मौजूद रहे। अब देखना है कि प्रशासन 4 दिन में कार्रवाई करता है या रामगढ़ एक बड़े आंदोलन का गवाह बनेगा। रामगढ़ में बंदरों ने बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचा रखा है। कई लोगों की जानें चली गई, कई लोगों के कान काट लिए। पूरा ये जो आज हमने आयोजन किया गया, ये किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। इसमें पूरे रामगढ़ के लोग आए और हमारी जेईएन साहब से बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सोमवार को ईओ साहब आएंगे और इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। मेरा सुझाव यह है 11 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए और जो कमीशनबाजी है और जो भ्रष्टाचार है इसको रोका जाए। ये काम जब ही सफल होगा जब ईमानदारी से काम किया जाएगा। आज जो हमारे अधिकारी हैं ये भ्रष्ट हुए पड़े हैं और ऊपर जितने भी नगर पालिका के गांव के हैं, जिसमें दोहली भी शामिल है, बेड़ौद भी है, रामगढ़ भी है, बंदरों को आतंक को लेकर पहले भी गांव वालों ने कलेक्टर साहब को भी लिखित में दिया, एसडीएम साहब को भी दिया, ईओ को भी दिया, लेकिन इनके जू तक नहीं रहेंगी। उसका बंदरों ने कम से कम 100 लोगों को यहाँ पर जख्मी कर दिया था। तो उसके विरोध में आज पूरा रामगढ़ यहाँ नगर पालिका का घेराव किया है और इनको अल्टीमेटम दिया, यदि सोमवार तक बंदरों की पकड़ने की प्रक्रिया चालू नहीं हुई। ये बंदरों को पकड़ने के लिए मामला पूरा गांव आया था और बंदरों को पकड़ने के लिए जो अनाउंसमेंट किया था और नगर पालिका में धरने के लिए, तो ईओ साहब से बात हुई है। तो ईओ साहब ने कहा है कि भाई हम एक्सपर्टों को बुला रहे हैं और 2 दिन का टाइम दो हमें, 2 दिन बाद हम इस करेंगे। तो गांव वालों ने 2 दिन की बजाय 4 दिन का कहा है कि हम सोमवार तक का टाइम दे रहे हैं। अगर सोमवार को पिंजरा वो नहीं लगा तो हम उसको नगर पालिका को बंद कर देंगे और धरने पे बैठेंगे जब तक बंदरों को पूरों को अच्छे तरीके से नहीं